Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 12th Indian Economic Development, Chapter number 3, Liberalization, Privatization and Globalization and Appraisal. टॉपिक लिबरलाइजेशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जब ये टॉपिक पढ़ा था कि बैकग्राउंड क्या है, क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमें एलपीजी जैसा कंसेप्ट अपने देश में लाना पड़ा। इंडिया एलपीजी का पार्ट हुई, अलाउ हुआ कि हमारी कंट्री भी इन 3 रिफॉर्म्स के बेसिस पे इकोनॉमी डेवलप होगी हमारी। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन होता है Liberalization was introduced to put an end to those restrictions and open various sectors of the economy. Liberalization जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था उसका काम था कि जो पहले हमारी इकोनॉमी में रिस्ट्रिक्शंस है उनको रिमूव किया गया था और एक वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को ओपन किया था। मतलब बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो गए थे बहुत सारे सेक्टर्स में हमारी इकोनॉमी के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए थे। Though a few liberalization measures were introduced in 1980s in areas of industrial licensing, export-import policy, technology upgradation, fiscal policy and foreign investment, reform policies initiated in 1991 were more comprehensive. 1980s में बहुत सारी वैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसीज मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे, इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, जैसे कि लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस। बट ये सब उतने यूजफुल नहीं रहे थे। हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड जब पढ़ा तो हमें पता चला कि इंडिया कौन से इतनी बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस से फेस कर रहा था। हमारे पास डेट्स नहीं थे, हमारे पास क्या पैसे नहीं थे, डेट्स बहुत ज़्यादा हो चुके थे, हम रिपे नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। तो वहीं पे लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। The industrial sector, financial sector, tax reforms, foreign exchange markets, and trade and investments. Sectors which receive greater attention in and after 1991. जब लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट आया 1991 में, यानी कि एलपीजी आया, तो हमारे बहुत सारी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया। हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन सब पे हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस कर दिया। Deregulation of industrial sector. In India, regulatory mechanisms were enforced in various ways. Number 1, industrial licensing, under which every entrepreneur had to get permission from government officials to start a firm, close a firm or decide the amount of goods that will be produced. जब restrictions थे तो अगर आपको इंडस्ट्री कोई स्टार्ट करनी थी तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था एंटरप्रेन्योर को कि वो एक फर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए जगह फर्म को क्लोज करना है, तो अगर उन्हें कितने गुड्स प्रोड्यूस करने, हर एक चीज़ की उन्हें क्या हो रहा था, हर एक चीज़ का उन्हें गवर्नमेंट से डिसीजन लेना पड़ रहा था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ रहे थे। सेकेंड, प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अलाउड ही नहीं थे। नेक्स्ट, some goods could be produced only in small scale industries. कुछ गुड्स ऐसे थे जिन्हें हम बहुत ही स्मॉल और लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस कर सकते थे। फोर्थ, कंट्रोल्स ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और जो प्राइस का कॉस्ट था वो भी कौन कंट्रोल कर रही थी? गवर्नमेंट कर रही थी। The reform policies introduced in and after 1991 removed many of these restrictions. जो रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई थी आफ्टर 1991, उन्होंने उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया था। Industrial licensing was abolished for almost all but product categories: alcohol, cigarettes, hazardous chemicals, industrial explosives, electronics, aerospace and drugs and pharmaceuticals. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का कंसेप्ट जो था, जहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि आपको अगर कोई फर्म ओपन करनी तो गवर्नमेंट से लाइसेंस, अगर आपको क्लोज करनी है, गुड्स कितने प्रोड्यूस होंगे, किस स्केल में, ये सबकी हमको परमिशन लेनी पड़ती थी रिस्ट्रिक्शन से हर एक चीज़ के लिए। बट इस रिस्ट्रिक्शंस को, इस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया था। बस कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, देयर आर सम प्रोडक्ट्स जहाँ पे अभी भी आपको लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, आपको गवर्नमेंट के अंडर कुछ रिस्ट्रिक्शंस में वर्क करना पड़ता है, जैसे कि अल्कोहल, फार्मास्यूटिकल्स, सिगरेट्स, हजार्डियस केमिकल्स, इन सब में। Next, the only industries which are now reserved for the public sector are a part of defense equipment, atomic energy generation and railway transport. आज के टाइम में बहुत ही जो रिजर्व पब्लिक सेक्टर के अंडर आती, प्रॉपर कंट्रोल जहाँ पे गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर का है, वो का है डिफेंस इक्विपमेंट में, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन में एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट में। Many goods produced by small scale industries have now been de-reserved. In many industries, the market has been allowed to determine the prices.
बहुत से ऐसे गुड्स जो भी प्रोड्यूस्ड होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वो डी रिजर्व हो चुके हैं। कौन सी एनी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे उनको अलाउ है कि वो खुद अपने प्राइस को डिटरमाइन कर सकते। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए आफ्टर लिबरलाइजेशन। Financial sector includes financial institutions such as commercial banks, investment banks, stock exchange operations and foreign exchange market। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या क्या आते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। The financial sector in India is regulated by Reserve Bank of India. You may be aware that all banks and other financial institutions in India are regulated through various norms and regulations of the RBI। आपको पता है कि जो इंडिया में RBI ऐसा बैंक है, एपेक्स बैंक है, जो बाकी सारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है। उनके नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस RBI के थ्रू बनते हैं। The RBI decides the amount of money that the banks can keep with themselves, fixed interest rate, nature of lending to various sector, etc. हर एक डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंस सेक्टर वो कौन लेता है? RBI लेता है। RBI बताता है हर बैंक को कि आप कितना लोन दे सकते हो, कितना इंटरेस्ट दे सकते हो, कितना CRR रखना है, कितना SLR रखना है, ये सब चीजें को डिसीजन कर लेता है RBI और हर एक बैंक को उसके रूल्स एंड नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। One of the major aim of financial sector reform is to reduce the role of RBI from regulator to facilitator to of financial sector। सबसे बड़ा मेजर एम था कि RBI रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन जाए फाइनेंशियल सेक्टर में। मतलब ये था रेगुलेशंस तो अपनी बनाएंगे नॉर्म, साथ में उनको हेल्प भी करे बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। This means that the financial sector may be allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI। और बहुत सारे अदर फाइनेंशियल सेक्टर जैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन सब में ये सब चीजें थी कि कुछ डिसीजंस वो अपने आप भी ले सकें। The reform policies led to establishment of private sector banks, Indian as well as foreign, for investment limit in bank was raised to around 74%। रिफॉर्म पॉलिसी से ये हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी इस्टेब्लिश कर दिया गया था, एज वेल एज इंडियन एज वेल एज फॉरेन दोनों तरीके के। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट रख दी गई थी वो हो गई थी 74% रेज हो चुकी थी। Those banks who fulfill create certain conditions have been given freedom to set up new branches without the approval of the RBI and rationalize their existing branch networks। कुछ बैंक्स ऐसे थे, कुछ कंडीशंस के बेसिस पे उन्हें फ्रीडम दे दी गई थी कि वो अपनी नई ब्रांचेस को RBI के बिना अप्रूवल के भी खोल सकते हैं और कोई भी नई ब्रांच नेटवर्क में मतलब वो खोल सकते हैं। Next, though banks have been given permission to generate resources from India and abroad, certain managerial aspects have been retained with the RBI to safeguard the interests of the account holders and the nation। बैंक्स को परमिशन मिल चुकी थी कि वो जो भी रिसोर्सेज हैं इंडिया या अब्रॉड से वो जनरेट कर सकते हैं, तो RBI सेफगार्ड करता था कि इंटरेस्ट देता था कि अकाउंट होल्डर और नेशन के दोनों के लिए वो काफी कुछ सेफ गार्ड करता है, यानी कि बहुत सारे रूल्स नॉर्म्स के अंडर उन्हें ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII such as merchant bankers, mutual funds and pension funds are now allowed to invest in Indian financial markets। आज के टाइम में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, सब हमने नाम सुने होंगे, हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे इनको। पेंशन फंड्स, इन सबको भी अलाउड हो गया था कि ये इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। टैक्स रिफॉर्म, अब हम पढ़ेंगे टैक्स रिफॉर्म। अभी हमने देखा फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए थे आफ्टर लिबरलाइजेशन, अब हम देख रहे हैं टैक्स रिफॉर्म्स। Tax reforms are concerned with the reforms on the government's taxation and public expenditure policies, which are collectively known as its fiscal policy। टैक्स रिफॉर्म में रिफॉर्म लाया गया था गवर्नमेंट के टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज में, जिन्हें हम अगर कलेक्टिवली बोल लेते हैं तो क्या बोलते हैं? फिजिकल पॉलिसी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो अबॉलिश्ड हो चुका है। डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस on incomes of individuals as well as profits of business enterprises। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो हम इनकम और किसी इंडिविजुअल की इनकम में उस एज वेल एज प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज पे हम उससे जब टैक्सेस लेते हैं, हम डायरेक्टली उस पर्सन से लेते हैं, उसने जितनी इनकम कमाई उससे लेते हैं जब हम टैक्स, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। Since 1991, there has been continuous reduction in the taxes on individual incomes. It was felt that high rates of income tax were an important reason for tax evasion। यहाँ पे ये बोला जा रहा है 1991 से हमने देखा कि जो रिडक्शन हो रहा था टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल्स इनकम,
इंडिविजुअल की इनकम में ना टैक्सेस रिड्यूस होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा हाई रेट था जिसकी वजह से लोग टैक्स इवेशन करते थे, टैक्स की चोरी करते थे। It is now widely accepted that moderate rates of income tax encourage savings and voluntary disclosure of income. फिर ये बाद में देखा गया कि अगर हम मॉडरेट रेट लेते हैं, अगर हम जेन्युइन रेट्स लेते हैं, इनकम टैक्स में करते हैं, तो लोग सेविंग की तरफ भी बढ़ते हैं और वो वॉलंटरी डिस्क्लोजर, वो अपनी इनकम भी सही दिखाते हैं, किसी भी तरीके की टैक्स चोरी नहीं करते हैं। द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स विच वॉज वेरी हाई अर्लियर हैज बीन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। जो पहले कॉर्पोरेशन टैक्स बहुत हाई लिया जाता था उसको रिड्यूस किया गया। Efforts have also been made to reform the indirect taxes. बहुत सारे efforts लिए गए indirect taxes के reform में। Taxes levied on commodities in order to facilitate the establishment of common national market for goods and commodities. जैसे कि आप सब जानते हो कि अब GST लगती है, आप कोई भी प्रोडक्ट करते हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो you have to pay GST. थर्ड क्या है हमारा? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। The first important reform in the external sector was made in foreign exchange market. In 1991, as an immediate measure to resolve the balance of payment crisis, the rupee was devalued against foreign currency. क्या हुआ था कि इमीडिएट मेजर लिए गए थे ताकि हम जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस हो रहे थे उनको रिजॉल्व करने के लिए रुपये की जो वैल्यू थी वो बहुत डिवैल्यू हो चुकी थी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ गया था। इट ऑल्सो सेट द टोन टू फ्री द डिटर्मिनेशन ऑफ रूपी वैल्यू इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। Now, more often than not, markets determine exchange rate based on demand and supply of foreign exchange. आज के टाइम पे जो भी डिमांड होती है, मार्केट डिमांड को हम रेट जो भी करते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई जो। Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, learning that influences you by Avneet Kaur. These policies reduced efficiency and competitiveness, which led to slow growth rate of manufacturing sector. इस पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ था? एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई थी, कम्पिटिटिवनेस कम हो गया था, स्लो ग्रोथ हो रहा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। तो ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म ने क्या एम किया कि dismantling of quantitative restrictions on imports and exports, reduction of tariff rates and removal of licensing procedures for imports. उन्होंने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस में चेंजेस लेकर आए, रिडक्शन किया, टेरिफ रेट्स में रिमूव कर दिए लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स को जो भी इंपोर्ट से रिलेटेड थे। इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हजार्डस एंड एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। मतलब इंपोर्ट लाइसेंसिंग को एबॉलिश करने के बाद सिर्फ कुछ जगह यूज होती थी, जैसे कि हजार्डस प्रोडक्ट्स हैं तो या एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज है तो। Quantitative restrictions on imports of manufactured consumer goods and agriculture products were also fully removed from April 2001. जो भी रिस्ट्रिक्शंस हम लगाते थे कंज्यूमर गुड्स में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, उसको हम फुली रिमूव कर दिए थे अप्रैल 2001 में। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी उनको हमने रिमूव कर दिया था टू इंक्रीज, ताकि कंपटीशन पोजीशन जो है इंडियन गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हो जाए। आई होप आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिला होगा कि लिबरलाइजेशन क्या था, उसके रिफॉर्म से क्या क्या इफेक्ट हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट में, हमारे बैंकिंग सेक्टर में आए और भी डिफरेंट चीज़ों में, टैक्स रिफॉर्म्स में आए। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, avneet.crystal मेरा इंस्टा पेज है, आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। एट लास्ट आई वॉन्ट टू से हार्ड वर्क फॉरएवर पेस। I repeat, hard work forever pays. Believe in yourself. Thank you and have a nice day.